पिछले क्लास में हम लोग कैपेसिटर चैप्टर खत्म कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाम क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा जी? चार्ज फ्लो होगा। कैपेसिटर तक चार्ज जनरली क्या रहता था? हाँ, रुका हुआ रहता था। उसमें अगर बैटरी भी लगाते थे तो क्या होता था कि फ्लो करते हुए कंडीशन को पढ़ना नहीं रहता था। जब चार्ज रुक गया उसके बाद पढ़ते थे, ठीक है। अब क्या होगा कि चार्ज फ्लो होगा। तो ये जो है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आता है। पहले क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहता था। मूव भी किया तो मूव करते हुए कंडीशन को हम लोग नहीं पढ़ते थे, जब रुक रहता था उसके बाद पढ़ते थे। और अब क्या है कि चार्ज क्या करेगा? मूव करेगा, ठीक है। तो इस एग्जांपल से थोड़ा सा आप समझिएगा कि कोई एक सरफेस है जिससे Q1 चार्ज डेल्टा टी टाइम में उधर जा रहा है, और अगर डेल्टा टी टाइम में Q1 चार्ज ही उस सरफेस से इधर आएगा, मतलब एक सरफेस है तो Q1 उधर जा रहा है डेल्टा टी टाइम में, और इस डायरेक्शन में भी कितना आ रहा है? Q1 ही आ रहा है डेल्टा टी टाइम में। तो इससे चार्ज तो फ्लो हुआ लेकिन नेट चार्ज फ्लो नहीं हुआ। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इससे करंट जीरो पास हो रहा है। यहां पर देखें तो कुछ Q1 चार्ज गया होगा डेल्टा टी टाइम में, और Q2 चार्ज आया डेल्टा टी टाइम में, ठीक है। तो नेट चार्ज फ्लो हुआ ना, Q2 माइनस Q1 या Q1 माइनस Q2, जो तुम बोलो, डेल्टा टी टाइम इंटरवल में। तो किसी सरफेस से नेट चार्ज का फ्लो हो जाना किसी टाइम इंटरवल में क्या कहलाता है? कि उससे करंट फ्लो हो रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो करंट फ्लो करने के लिए केवल चार्ज का सरफेस को क्रॉस करना जरूरी नहीं है, नेट चार्ज का किसी टाइम इंटरवल में सरफेस को क्रॉस करना जरूरी है, ठीक है। बाकी क्या है कि आपको बोलेगा करंट फ्लो हो रहा है तो आपको समझ जाना है कि हाँ इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा। समझ आया कि मेटल के अंदर में केवल इलेक्ट्रॉन ही चलेगा, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में फंसा हुआ है ना जी, वो बहुत भारी में है, वो रेस्ट में रहेगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग बोलेंगे कि करंट किधर फ्लो कर रहा है? तो जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। रियलिटी में मेटल का हम बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, केवल नेगेटिव चार्ज मूव करेगा, और जिधर नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है उसके उल्टा डायरेक्शन में करंट माना जाता है। ये आप 10th क्लास वगैरह में पढ़े हुए रहते हैं, उसको कुछ बताने का जरूरत है नहीं। फिर जैसे कि आयन वगैरह होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसमें क्या होता है कि केवल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता, उसमें क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का भी मूवमेंट होता है। तो वो हम लोग देखेंगे। अभी मेन रूप से हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है? मेटल में करंट का फ्लो, ठीक है। तो ये बता ही दिए कि किसी सरफेस से नेट चार्ज किसी टाइम इंटरवल में फ्लो कर जाएगा तो हम लोग बोलेंगे उससे करंट पास हो रहा है। और करंट को डिफाइन कैसे किया गया था? आई का वैल्यू dq/dt। ये आपको पहले ही से पता है कि जो भी डिफरेंशिएशन से आता है तो वो इंस्टेंटेनियस होता है किसी एक टाइम में। अरे बोलो यार। और अगर जो इंस्टेंटेनियस का आपको फॉर्मूला पता है तो एवरेज करना रहेगा, तो डी को डेल्टा में खोल देते हैं, ये हर जगह पर चलेगा। ई का वैल्यू माइनस dv/dr पढ़े ना इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो अगर एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा तो माइनस डेल्टा v/डेल्टा r हो जाएगा। अरे बोलो यार, ये हमेशा होगा। एसिलरेशन dv/dt इंस्टेंटेनियसली किसी पार्टिकुलर टाइम में, और अगर एवरेज का बात करेगा तो कितना हो जाएगा? डेल्टा v/डेल्टा t। ये हमेशा है, ये फिजिक्स का बात नहीं है, ये मैथ का बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और पूरा कहानी सुनाया जाता है कि इंस्टेंटेनियस भी एक तरह का एवरेज ही है, बस इतना कम टाइम इंटरवल है ना कि माना जाता है कि एक के टाइम में है। तो वो सब आप नहीं सोचिए, डिफरेंशिएशन वाला जो भी फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा? इंस्टेंटेनियस के बारे में रहेगा। और एवरेज करना रहेगा तो एवरेज कभी भी याद नहीं करना। समझ आ रहा है कि ना? उसको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि इंस्टेंटेनियस में ही डी को डेल्टा कर देते हैं तो एवरेज हो जाएगा। और डेल्टा का मतलब ही क्या हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा का मतलब क्या हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा क्यू का मतलब फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। फाइनल चार्ज का मतलब फाइनल टाइम में कितना चार्ज। इनिशियल चार्ज का मतलब इनिशियल टाइम में कितना चार्ज। अरे बोलो यार। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए गिवन सरफेस इज दिस। इतना चार्ज है जो कि किसी सरफेस से फ्लो कर रहा है, ठीक है, जो कि डिपेंड कर रहा है टी पर। तो आपको बताना है कि करंट एट t = 2 सेकेंड, और दूसरा बताना है एवरेज करंट बिटवीन t = 1 सेकेंड टू t = 2 सेकेंड। अगर एवरेज नहीं भी लगाता जी, सीधे बोलता करंट बिटवीन
दिस एंड दिस या दिस टू दिस, तो आपको ये समझ जाना है कि वो टाइम इंटरवल का बात किया है तो ये एवरेज ही होगा। तो इस पर कुछ दिमाग नहीं लगाना है। आपको पूछा है करंट, तो करंट कैसे निकलेगा बताइए। तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो डी क्यू बाई डी टी, तो डी और क्यू के जगह पर कितना होगा 5 बाई डी टी। अच्छा ये बात समझ में आ रहा होगा जी कि अगर करंट का ही फंक्शन देता है, माने करंट ही है जो कि टाइम पर डिपेंड करता रहता है, और करंट के बारे में पूछता तो डायरेक्ट पुट कर देते। यहां दिया है किसका, हाँ इक्वेशन किसका दिया हुआ है, क्यू का, पूछ रहा है करंट का। तो ये समझ में आया कि करंट का इक्वेशन ला करके पुट करेंगे। अगर जो चार्ज निकालना रहेगा किसी टाइम में तो उसको डायरेक्ट पुट करेंगे, ये सब बोलने का जरूरत नहीं है। अरे बोलो यार। तो आई का वैल्यू हो गया डी क्यू बाई डी टी, तो ये वाला कितना हो गया 5 बाहर, और ये हो जाएगा 3t², तो ये कितना हो गया 15t²। तो करंट टी टाइम में 15t² के बराबर हो गया। तो आपको किस टाइम में करंट निकालना है 2 सेकेंड में, तो आई टी इक्वल टू 2 सेकेंड में कितना होगा, तो 15 और 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 60 यूनिट, जो भी होगा वो देखा जाएगा। यूनिट करंट का एम्पियर होता है, ये आपको पहले ही से पता, टारगेट में है, तो नहीं कोई कुछ बोलेगा तो ये एम्पियर ही होगा। कोई दिक्कत लग रहा है। अब आपको क्या बोला है एवरेज करंट, तो एवरेज करंट कैसे निकलेगा बताइए। तो ये बराबर होगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और डेल्टा क्यू का मतलब क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, बोलो यार, बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। और क्यू फाइनल का मतलब क्या, क्यू 2 सेकेंड में, बोलो यार, माइनस क्यू 1 सेकेंड में बाई 2 माइनस 1। कोई दिक्कत लग रहा है। अब आपको क्यू निकालना है 2 सेकेंड में, इस इक्वेशन में पुट करोगे कि इस इक्वेशन में पुट करोगे, उस इक्वेशन में पुट करोगे, तो कॉमन चीज ना है। तो क्या हो जाएगा बताओ, तो 5 इंटू 2 का क्यू, अरे बोलो यार, माइनस 5 इंटू टी के जगह पर 1 पुट करोगे 1 का क्यू बाई 2 माइनस 1, तो ये किसके बराबर हो गया देख लीजिए। तो 8 हो गया, तो 40 में से 5 गया, कितना हुआ 45 हो गया, 35 हो गया। तो यही कहानी है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या, इसमें कुछ दिक्कत लगने वाली बात ही नहीं है। आपको पता है कि करंट के बारे में पूछेगा, इक्वेशन नहीं दिया है तो करंट का इक्वेशन लाएंगे, उसके बाद पुट कर देंगे इंस्टेंटेनियस में। एवरेज कहेगा तो आपको पता है कि एवरेज का वैल्यू होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू का मतलब क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, फाइनल मतलब फाइनल टाइम में, इनिशियल मतलब इनिशियल टाइम में। यहाँ ऐसे दिया, अगर 1 2 3 बोलता तो यहाँ 3 पुट करते, यहाँ 1 पुट करते। आप लोग समझ रहे हो। कोई दिक्कत लग रहा है इसमें, कोई दिक्कत, कुछ दिक्कत लगना ही नहीं। बहुत सारा बच्चा गलती कहाँ करता है, उसको पूछेगा ना कि करंट का एवरेज बताओ इस टाइम में और इस टाइम में, माने इस टाइम और इस टाइम के बीच में एवरेज बताओ। तो वो क्या करता है ना कि इस टाइम में करंट निकालेगा और इस टाइम में करंट निकालेगा, समझ आ रहा है कि नहीं, और जोड़ कर करके टाइम इंटरवल से डिवाइड करेगा, वो गलत होगा। ये बात समझ में आया। या ऐसे भी करता है कि इस टाइम में निकाला, इस टाइम में निकाला, जोड़ करके 2 से डिवाइड करेगा तो सोचा कि एवरेज निकल गया। वो सब नहीं होता है, बोलो यार। कोई दिक्कत लग रहा है। वो कभी कभी गलती से हो जाता है ना जब इक्वेशन लीनियर होता है। खैर वो सब छोड़ो, तुम अभी आपको सिंपली ऐसे ही डील करना है, जो कि पता चल गया होगा, क्योंकि ये नया है ही नहीं, तो सब चैप्टर में इसी होगा। ठीक है, अब चलो यहाँ देखो जी, ये भी तेजी में याद रहना चाहिए। आई का वैल्यू डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू का वैल्यू आई डी टी आता है यहीं से। डी टी को उधर फेंकिएगा तो हो जाएगा जी डी क्यू इक्वल टू आई डी टी, लेकिन उधर से नहीं करना है, इसको रटे हुए रहना, मुंह से एकदम तेजी में निकलना चाहिए। आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू इक्वल टू आई डी टी, एकदम तुरंत। और कभी भी ऐसा रहेगा कि बताने का जरूरत नहीं है कि अगर ये वेरिएबल रहेगा तो इंटीग्रेट करके सवाल डील होगा, और अगर जो ये वेरिएबल नहीं रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो डी खुल जाएगा डेल्टा में, तो डेल्टा क्यू का वैल्यू हो जाएगा आई इंटू डेल्टा टी। ये भी बता चुके हैं। जैसे कि डीवी का वैल्यू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आई, अरे बोलो यार, तो ई अगर वेरिएबल रहेगा तो इंटीग्रेट होकर के बनेगा, और अगर ई कांस्टेंट रहेगा तो डायरेक्ट हो जाएगा डी डेल्टा में, तो डेल्टा भी का वैल्यू माइनस ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। याद है ना जी। तो वह सब जगह पर है, पूरे फिजिक्स में। तो इसमें बताने का जरूरत नहीं है कि डी क्यू का वैल्यू आई डी टी होता है ना, उसमें अगर आई कांस्टेंट रहेगा तो इंटीग्रेशन होगा, और सॉरी आई
वेरिएबल रहेगा तो इंटीग्रेशन होगा, अब आई कांस्टेंट रहेगा तो डायरेक्ट कर सकते हैं, कांस्टेंट रहेगा तब भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल यही चलाएगा तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे याद रखेंगे। अरे बोलो यार, यहां पर देखो क्या दिया हुआ, इफ करंट इन ए गिवन सर्किट वेरीज एज दिस देन फाइंड चार्ज फ्लोन इन सर्किट बिटवीन t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। अच्छा करंट का इक्वेशन दिया, करंट पूछता था, पुट करके करंट ला देते, लेकिन हमको क्या पूछ रहा है, चार्ज फ्लोन पूछ रहा है। तो करिए तो dq का वैल्यू, ये वेरिएबल ना है जी, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं डेल्टा क्यू, ये वेरिएबल है तो डेल्टा क्यू का वैल्यू यहां से इंटीग्रेशन आई का वैल्यू हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2t इंटू dt, कहां से कहां तक, 1 से 2 तक। ये किसके बराबर हो गया, इसको करिएगा तो हो गया 3 और ये वाला कितना हो गया TQ बाई 3 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, यही ना होगा, कहां से कहां तक, 1 से 2 तक। तो ऐसे हो गया, तो इसको 2 को पुट करेगा तो यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ 4 होगा, तो ये समझ में आया कि हो गया 12 माइनस इसको पुट करिए तो 1 1 कितना हो गया 2, तो ये बराबर हो गया 10। समझ आ रहा है कि नहीं, तो कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, तो 10 फ्लो हुआ होगा। चार्ज है क्यू, डेल्टा क्यू चार्ज फ्लोन होता है या चेंज इन चार्ज होता है, चेंज इन चार्ज को ही चार्ज फ्लोन कहते हैं। अरे बोलो यार, तो कुछ नया है इसमें क्या, कुछ नया नहीं। चलो अब यहां समझना, ये रिजल्ट क्या है वो तो हम लोग देखते हैं, सॉरी ये रिजल्ट क्या है वो हम लोग देखेंगे। पहले ये आपको पता होना चाहिए कि चार्ज किसी भी जगह पर वायर में जमा नहीं होगा। हम लोग के सिलेबस में तो यही पढ़ना है कि चार्ज वायर में कहीं भी जमा नहीं होता, उसी का यूज कर रहे थे जी नोड वाला में, कि वहां से जितना चार्ज निकलेगा वो टोटल जोड़ करके 0 कर देते थे। तो चार्ज कहीं जमा नहीं होगा, इसका क्या मतलब है, हम एक बार फिर से बोले, चूंकि वीडियो बन रहा है इसलिए, हम लोगों के सिलेबस में चार्ज कहीं जमा नहीं होता, रियलिटी में कहीं कहीं थोड़ा जमा होता है, ठीक है। तो अगर आप इसमें चार्ज फ्लो करवाते हैं तो ये तो जरूर आप श्योर होंगे कि अगर इससे डेल्टा क्यू चार्ज एंट्री किया डेल्टा टी टाइम में, तब तो आप एकदम श्योर हैं कि इससे भी डेल्टा क्यू निकलेगा डेल्टा टी टाइम में, क्योंकि अगर यहां से ज्यादा एंट्री करेगा यहां से कम निकलेगा, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहां जमा हो रहा है। आपको पहले से पता है कि जमा नहीं है, अरे बोलो यार। और अगर यहां से डेल्टा क्यू एंट्री कर रहा है तो हर हालत में यहां भी डेल्टा क्यू ये बाहर निकलेगा डेल्टा टी टाइम में, तब तो यही वाला कहानी यहां भी होगा कि डेल्टा क्यू बाहर निकलेगा कितना देर में, डेल्टा टी टाइम में। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो अगर करंट को आप देखिए तो ये बराबर होगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी या डी क्यू बाई डी टी। अरे छोटा इंटरवल में भी देखोगे तो ये समझ में आ रहा है कि डी क्यू डी टी टाइम में जाएगा तो यहाँ भी वैसे ही होगा, क्योंकि अगर वैसा नहीं हो रहा है इसका मतलब या तो यहाँ जमा हो रहा है या तो यहाँ खाली हो रहा है, दोनों कंडीशन नहीं हो सकता। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि हर क्रॉस सेक्शन पर ये वाला क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको? तो हम लोग क्या सीखे वो देखो यहाँ लिखा हुआ कि करंट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ सिंगल वायर विल बी सेम। क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है कम है इससे मतलब नहीं है, करंट सेम ही होगा। अरे बोलो यार। तो अभी ये बताया गया है, उसके बाद पूछा गया, तुम लोगों ने पूछा है, अब इसके बाद जो नहीं पूछा वो भी बताएंगे, उसके बाद वो आएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये पूछ लिया गया है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन में करंट क्या होता है, सेम होता है। ये समझ में आ रहा है? क्यों क्यों? तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से जितना एंट्री करेगा उतनी बाहर निकलेगा, तो जमा नहीं हो सकता है। बोलो यार। तो ये वाला देखो पॉइंट लिख दिया गया है कि ये साइड ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, करंट कांस्टेंट होता। बाकी कुछ भी पूछेगा तो उसको हम लोग यहाँ देखेंगे जिसमें करंट को कांस्टेंट माना जाएगा। तो करंट वाला बताने के बाद पूछा, अब और आगे क्या क्या पूछ सकता है वो आगे हम बता रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा चलो, जगह नहीं था इसलिए उसको हम नहीं लिखे, हम थोड़ा सा कुछ चीज बोल देना चाह रहे हैं इससे कि आई का वैल्यू पढ़े ना डी क्यू बाई डी टी, तो चार्ज जितना फ्लो करेगा बाई टाइम इंटरवल, तो क्वेश्चन क्या क्या दे सकता है हम खाली बोल दे रहे हैं इसे ही,
बाद में अगर टाइम मिलेगा तो थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल करवा देंगे, इसे समझ जाओ। मान लो कि तुमको बोला कि किसी सरफेस से इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना देर में क्रॉस करता है, तो करंट बताइए। तो भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो चार्ज मालूम पता चलना जाएगा जी, n इंटू ई से। इसका मतलब वो उतना चार्ज क्रॉस किया उतना देर में। तो ये समझ में आया आपको कि करंट का वैल्यू हो जाएगा n इंटू ई बाई जो भी टाइम इंटरवल वो देगा। अरे बोलो यार, किधर फ्लो करेगा? तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर गया तो करंट इधर फ्लो करेगा। कोई दिक्कत लग रहा है? एक क्वेश्चन ये हो सकता है। दूसरा ऐसे भी दे सकता है कि इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मान लो n1 इलेक्ट्रॉन गया डेल्टा टी टाइम में, और इधर से n2 प्रोटॉन आया उसी डेल्टा टी टाइम में, तब भी आपको पूछ सकता है कि इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है। समझिएगा, इधर n1 इलेक्ट्रॉन गया तो n1 इंटू ई के बराबर नेगेटिव चार्ज उधर गया। अरे बोलो यार, तो उसके कारण करंट इधर फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और अगर n2 प्रोटॉन इस तरफ आया, इसका मतलब क्या हुआ कि n2 इंटू ई पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो किया, तो इसके कारण भी करंट इधर फ्लो करेगा। तो ये समझ में आया कि दोनों कारण करंट इधर फ्लो करेगा, तो दोनों कारण करंट निकाल करके जोड़ देंगे। अरे बोलो यार, हाँ ये बोल सकता है कि इधर से n1 इलेक्ट्रॉन गया और इधर से ही n2 कुछ भी गया, मान लो कि अल्फा पार्टिकल गया एक के डायरेक्शन में, तो बोल सकता है करंट निकालने के लिए तो अल्फा उधर गया n2, तो टोटल चार्ज का फ्लो कितना हो गया था? n2 इंटू 2e, अल्फा पर डबल ना होता है जी, तो n2 इंटू 2e चार्ज गया इस डायरेक्शन में, तो करंट उधर फ्लो हुआ। और n1 इलेक्ट्रॉन गया उसी डायरेक्शन में, तो n1 इंटू ई चार्ज उधर गया, तो उसको डेल्टा टी डिवाइड करोगे तो इधर ना करंट फ्लो हुआ। तो ये समझ में आया कि यहाँ पर घट कर करके निकलेगा, तो किस समय में जुटेगा किस समय में घटेगा ये पता चल गया। अगर पॉजिटिव नेगेटिव को फ्लो करवाएगा तो पॉजिटिव मूव करेगा तो उधर ही करंट फ्लो होगा, और नेगेटिव जिधर मूव करेगा ना उसका उल्टा में मान लेना कि उतना ही पॉजिटिव कर रहा है। अब दोनों करंट देख लेना कि सेम डायरेक्शन में अगर है तो जुट जाएगा, अलग अलग करंट निकाल करके कर दोगे। बोलो यार, और अपोजिट डायरेक्शन में भी चलेगा तो आप समझ रहे होंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो घटना करेगा। वो डिपेंड करता है चार्ज के नेचर पर। इधर प्लस गया इधर माइनस गया, तो माइनस इधर गया मैंने एक तरह से प्लस उधरे गए। तो ये सवाल आप डील कर लीजिएगा, और अगर लास्ट में टाइम मिल जाएगा तो हम एक दो करवा देंगे। ऐसे उसको करवाने का जरूरत नहीं, आप टारगेट में ये आप समझ रहे होंगे। अब बाकी असाइनमेंट वगैरह में दिया हुआ होगा बनाइएगा, खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। सुना रहा है कि नहीं? तो उस पर हम न्यूमेरिकल नहीं करवाए हैं, यहाँ जगह नहीं था इसलिए। खैर छोड़ो, यहाँ पर हम लोग नया चीज पढ़ते। एक चीज समझिएगा, इसको दिमाग में एकदम घुसा लीजिएगा, बिना एक्सप्लेनेशन के ही पहले दिमाग में घुसा लीजिए कि वायर में क्या होगा। हाँ, करंट जो होगा वो सेम रहेगा। वायर अलग अलग मटेरियल का बना हुआ रह सकता है, इतना दूर हो सकता है कि कॉपर का बना हुआ, इतना दूर हो सकता है किसका बना हुआ है, सिल्वर का बना हुआ है, यहाँ गोल्ड का बना हुआ। लेकिन अगर एक वायर है तो सेम करंट फ्लो होगा। ये बात समझ में आ रहा है? हम लोग को अभी इतना ही समझना। चलिए अब एक नया चीज है जो इसको आप देखिए, नया चीज नहीं है, मतलब नया व्यू आपको देखने को मिलेगा कि ये मेटल है, तो मेटल में सभी इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। मेटल में ढेर सारा एटम है, ये कॉपर का लो तो 29 है ना जी, तो एक दो इलेक्ट्रॉन हर एटम से फ्री होगा, बाकी बंधले है तो बाधा हुआ को चर्चा करना ही नहीं। अरे बोलो यार, हम लोग थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड भी है तो किसमें है? जो फ्री है। तो इलेक्ट्रॉन है जो कि इसमें फ्रीली मूव कर रहा है, तो ये समझिएगा कि जिस ढंग से वो रैंडमली मूव करता है, तो वो समझ में आ रहा है आपको कि भी आरएमएस से मूव करता होगा। अरे आरएमएस स्पीड जैसे गैस का होता है ना जी, आरएमएस स्पीड कि गैस मॉलिक्यूल स्थिर नहीं रहता, मूव कर रहा है, वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक स्पीड जो होगा वो हमेशा रहेगा, जिससे कि वो मूव करते रहेगा। आप इलेक्ट्रिक फील्ड डाले हैं या नहीं डाले उससे उसका मतलब नहीं है, वो हमेशा ऐसे से मूव करेगा। अरे बोलो यार, तो एक आपको ध्यान रहना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन भी आरएमएस से मूव करते रहता है रैंडमली।
तो रैंडमली करता है ना, तो वो ऐसे ऐसे होगा और बहुत सारा इलेक्ट्रॉन उधर चलेगा, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा और फाइनली वो जहां से चलता है लगभग लगभग वहीं पहुंच जाता है। रैंडम है, मक्खी है तो बहुत दूर चलता है दिन भर में, लेकिन ओवरऑल वही रहता है जी अगले बगल में। अरे ये बात समझ में आ रहा है? तो वही समझिए इसके साथ भी कोई भी चीज जो रैंडमली हो रहा है तो उसके कारण कोई शिफ्टिंग नहीं माना जाएगा। ये इधर जाएगा टकरा के इधर आएगा, इधर आएगा टकरा टकरा के घूम फिर के लगभग लगभग वही रहेगा। अब मान लो 50 करोड़ में 4 को इधर चल भी गया तो उसका कोई मतलब नहीं, तो कुछ कुछ इधरों तो आ गया होगा। मैंने ये समझ में आया कि जब तक आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तब तक इलेक्ट्रॉन रुका हुआ रहेगा। इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए रहेगा अपना आरएमएस स्पीड से रैंडमली, लेकिन उसका नेट शिफ्टिंग किसी डायरेक्शन में नहीं होगा। इसका मतलब चार्ज का शिफ्टिंग किसी डायरेक्शन में नहीं होगा। इसका मतलब मेटल में करंट फ्लो नहीं होगा। यह आपको समझ में आ रहा है? अरे बोलो यार, क्या इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है? ना, इलेक्ट्रॉन मोशन में है। बोलो यार, लेकिन वो नेट शिफ्ट नहीं हो रहा है। तो किसी भी सरफेस को देखिएगा तो 1000 को इलेक्ट्रॉन उधर गया, 1000 को इलेक्ट्रॉन इधर आया रैंडमली में, तो क्या हुआ कि नेट क्या हो रहा है इस पे? चार्ज जीरो ही। अरे बोलो यार, ये आप समझ रहे हो? जब तक आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं किए, फिर फील्ड अप्लाई करेंगे तो बताते हैं। अच्छा, इसमें एक डिफाइन किया गया मीन फ्री पाथ। नाम क्या है ये समझो। मीन फ्री पाथ, एवरेज फ्री पाथ। फ्री का मतलब क्या हुआ? टकराना कि बिना टकराना? फ्री, बिना टकराए हो। तो मीन फ्री पाथ का मतलब हो गया ना कि एवरेज निकालिए उस पाथ का जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री था, मतलब कोलाइड नहीं कर रहा था। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही ना होगा फ्री पाथ। तो ये फ्री पाथ, ये फ्री पाथ, ये वाला अलग अलग होगा। कभी ज्यादा दूर चल के टकराएगा, कभी कम दूर चल के टकराएगा। ये रैंडमली ना हो रहा है। तो अगर एवरेज निकाला जाए तो सबको जोड़ के n से डिवाइड कर देते हैं। ये करंट में लिखने का जरूरत नहीं था, लेकिन लिख इसलिए दिए क्योंकि गैस मॉलिक्यूल में भी डिटो ऐसे होता है। तो वहां पर हम डायरेक्ट बोल देंगे ऐसा कहानी हुआ। तो मीन फ्री पाथ का मतलब अभी एज एवरेज ये समझना है कि बिना टकराए जितना दूरी तक एज एवरेज वो चलता है। कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, लेकिन एज एवरेज चलेगा ना जी कुछ दूर तक। तो वही वाला क्या कहलाएगा? मीन फ्री पाथ। कोई दिक्कत लग रहा है? बोलो यार। ये वाला मीन फ्री पाथ किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे डिपेंड करता है। समझ आ रहा है कि नहीं? कॉपर है, गोल्ड है, तो सबका अलग अलग मीन फ्री पाथ होता होगा। और ठीक उसी ढंग से एक डिफाइन किया गया रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या हो गया ना कि दो कोलिजन के बीच में उतना इंटरवल तक वो नहीं टकराया। अरे बोलो यार। तो दो कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जितना दूर चला और नहीं टकराया वो फ्री पाथ हो गया। उसका एवरेज निकालेंगे तो मीन फ्री पाथ। और दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम इंटरवल का गैप होगा वो लेंथ का गैप था, फ्री पाथ। और ये किसका गैप है? टाइम का जो गैप है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे। तो एवरेज टाइम इंटरवल को, यहाँ एवरेज वाले को मीन फ्री पाथ बोले ना जी, उसी ढंग से एवरेज टाइम इंटरवल जिसमें वो नहीं टकराता क्या कहलाएगा? रिलैक्सेशन टाइम कहलाएगा। बोलो यार। तो ये कॉमन सेंस का बात है कि इतना दूर चला वो एवरेज फ्री पाथ कहलाया या मीन फ्री पाथ कहलाया। और VRMS स्पीड से ना चल रहा है जी। तो ये समझ में आया कि कितना देर तक वो फ्री रहा होगा। तो लैम्डा बटा डिस्टेंस बटा वेलोसिटी या स्पीड, यही वाला ना टाइम इंटरवल का गैप देगा। तो ये ऐसे ही बताया गया है कि आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। मान लो थ्योरेटिकल पूछ दिया वो, तो रिलैक्सेशन टाइम समझ में आया कितना हो गया? लैम्डा बाई VRMS। अरे बोलो यार। और लैम्डा जो है वो फिक्स रहता है मटेरियल के लिए। बोलो यार। VRMS फिक्स नहीं है, वो टेम्परेचर चेंज करोगे तो होगा कि नहीं चेंज? अच्छा बताओ, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लैम्डा चेंज होगा कि नहीं होगा? तो लैम्डा चेंज नहीं होगा तो फिक्स ना है जी। अरे बोलो यार। लेकिन टाउ है जो कि बदलेगा कि नहीं बदलेगा? रिलैक्सेशन टाइम बदलेगा। बढ़ेगा कि घटेगा? सोच के बताइएगा।
तो जैसे अब टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो ज्यादा तेजी से और होने लगेगा। तो ये समझ में आया कि वो ज्यादा तेजी से टकराना स्टार्ट करेगा। तो टाइम इंटरवल है जो कि कोलिजन के बीच का वो घट ना जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा बहुत सारा थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल पूछा फॉर्मूला याद है तो बना दीजिएगा, लेकिन थ्योरेटिकल भी पूछेगा। अच्छा तुम थोड़ा सा सोच के बताना कि ज्यादा टकराएगा, कोलिजन ज्यादा होगा, तो अगर करंट फ्लो करेगा कभी तो वो दिक्कत पैदा करेगा कि सपोर्ट करेगा? दिक्कत पैदा करेगा। तो अब तुम सोच के बताओ तो कि रिलैक्सेशन टाइम घटने से करंट के फ्लो पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसको सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा? थोड़ा सोच के। तो कैसे सोचेंगे? रिलैक्सेशन टाइम घट गया, इसका मतलब वो जल्दी जल्दी टकराने लगा, और जल्दी जल्दी टकराने लगा इसका मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंस बढ़ गया, इसका मतलब करंट को घटाने का प्रयास करा। बोलो यार, तो ये सब चीज कॉमन सेंस आपको सोचना है। थ्योरेटिकल वाला, न्यूमेरिकल तो फॉर्मूला है उसको आप डील कर लीजिएगा। टेम्परेचर बढ़ाइएगा, कॉमन सेंस हो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो VRMS या रैंडम जो स्पीड है उसका वो बढ़ेगा, वो स्पीड बढ़ेगा तो जल्दी जल्दी टकराएगा। तो स्पीड बढ़ेगा तो टाउ घटेगा, टाउ घटेगा तो इसमें जल्दी जल्दी टकराएगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा या कंडक्टिविटी घटेगा, जो तुम बोलो। तो ये फिजिकली समझ में आ रहा होगा। ये वाला केवल थ्योरेटिकल ही पूछा था, न्यूमेरिकल नहीं पूछता। न्यूमेरिकल पूछेगा तो डाटा देगा, ऐसे थ्योरेटिकल ही पूछेगा। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि मेटल जो था उसमें आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए थे, तब चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या था? अरे बोलो यार। अब क्या किए हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स उधर लगेगा। पॉजिटिव पर क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं हो, तो फिक्स ना है मेटल बना, तो मतलब बहुत भारी है तो कोई मतलब है नहीं। तो एक्सटर्नल फील्ड इधर आप अप्लाई किए, तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, नहीं लगेगा? इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में ना फोर्स लगेगा जी, बोलो यार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप इधर अप्लाई किए तो फोर्स उधर लगा। अब समझना, अभी भी एक स्पीड जो ऐसे ऐसे वो वही है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे बोलो यार। लेकिन अप्लाई करने से ये हुआ कि पहले घूम घाम करके जो यहीं पर चलाता था ना अपने इनिशियल पोजीशन पर, तो एक्सटर्नल फोर्स उधर लगा तो वो घूमेगा घामेगा, तो उधर जाएगा तो फोर्स उधर ले जाना चाहेगा, और इधर आएगा तो फोर्स अपोज करके क्या उधर ले जाना चाहेगा। तो ये समझ में आया कि जब एक्सटर्नल फील्ड आप अप्लाई करिएगा तो इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन अभी भी है, मगर उसमें कुछ शिफ्टिंग भी है इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स उधर लग रहा है। तो अब इलेक्ट्रॉन का दो ढंग का मोशन आपको सोचना है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई नहीं किए थे तो केवल एक ढंग का मोशन था, रैंडम मोशन, जो VRMS से चल रहा था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो अब दो ढंग का होगा, एक रैंडम वाला जिसमें VRMS काम करेगा, बोलो यार, और एक शिफ्टिंग वाला भी बात हो गया, तो उस पर एक्सटर्नल फील्ड का दबदबा रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड के कारण ही तो वो शिफ्ट हुआ। बोलो यार। रिलैक्सेशन टाइम वाला में कौन था? VRMS। एक्सटर्नल फील्ड के कारण उस पर कुछ नहीं हुआ, उस टेम्परेचर पर भले कुछ होगा, बोलो जी। लेकिन जो शिफ्टिंग हुआ, तो अब शिफ्टिंग के कारण भी एक अलग तरह का वेलोसिटी होगा, समझ में आया? तो इस पर किसका दबदबा रहेगा? ये किसके कारण हो रहा है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। अरे बोलो यार। तो ये चीज तो समझ में आ गया कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम ज्यादा अप्लाई करोगे तो वो शिफ्टिंग वाला में ज्यादा रोल अदा करेगा, VRMS में उसका कोई रोल नहीं होगा, बोलो यार। तो शिफ्ट हो गया, तो इसी को शिफ्टिंग बोलते हैं या ड्रिफ्टिंग बोलते हैं, माने इलेक्ट्रॉन खिसका। इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली ऐसे खिसक रहा है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, सबका इफेक्ट हुआ तो कुछ इंटरवल में देखोगे तो अपने जगह से कुछ दूरी पर वो गया हुआ होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन में गया हुआ होगा, वो तो टकराइए रहा है ना जी, बोलो यार। और जब आप नहीं अप्लाई किए थे क्या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड,
तब वो मोशन में रहता था, घूम फिर के वहीं पहुंच जाता था। अभी क्या है कि थोड़ा शिफ्ट होता है, तो चूंकि शिफ्ट होता है या ड्रिफ्ट होता है, इसलिए उसको क्या बोला गया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला गया है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का कारण हुआ। और VRMS से ये समझ में आ रहा है कि अभी भी जो रैंडमली ऐसे चल रहा है वो VRMS के कारण हो रहा है, और शिफ्टिंग जो हुआ वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हुआ। तो ये वाला क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुआ। ये समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन के करंट के फ्लो में किसका रोल रहेगा, VRMS का कि ड्रिफ्ट वाला का? ड्रिफ्ट वाला का। क्योंकि ड्रिफ्ट वाला क्या हुआ कि सब इलेक्ट्रॉन को लगभग एक तरफ खिसकाया। तो इस सरफेस से देखा जाएगा तो यहां का इलेक्ट्रॉन उधर गया। अरे बोलो यार। तो ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन फ्लो में किसका रोल है, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं, करंट फ्लो में, नेट करंट फ्लो में किसका रोल है? हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रोल है, VRMS का कोई रोल नहीं है। समझा? VRMS बोला में तब नौटंकी होगा जब वो ज्यादा टकराने लगेगा, तो उससे भी इसी पर फर्क पड़ेगा। जो कि VRMS ज्यादा होगा, ज्यादा टकराएगा तो इसको शिफ्ट करने में बनेगा वो इतना नहीं बनेगा। तो ओवरऑल करंट के बारे में जब भी पूछेगा तो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी सोचेंगे। हाँ, VRMS अगर ड्रिफ्ट को इफेक्टेड कर रहा होगा तब VRMS का भी कुछ उसमें रोल हो गया। ऐसे सिंपली VRMS का कोई रोल होता है ना, वो ऐसे समझिए मगन है। अरे बोलो यार। तो ये बस थोड़ा सा समझ लेना है आपको, बाकी कुछ है नहीं। चलो जी, यहां देखो। तो आप एक्सटर्नल फील्ड इधर अप्लाई किए तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा ना अपने पोजीशन से। अरे बोलो यार, रैंडम वाला अभी भी उसका मोशन क्या है, जारी है, लेकिन अब शिफ्टिंग भी होगा उसका। तो जिस स्पीड से वो शिफ्ट होगा वो क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। और उसी के कारण क्या होता है, करंट फ्लो माना जाता है। बोलो यार, एक चीज आप याद रखिएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होता है, बहुत कम, माने माइक्रो मिली सेकेंड में। माने एक वायर को अगर यहां से उस दीवार तक भी अगर जाना रहेगा ना तो 1-8 साल लग जाएगा जाने में। जबकि करंट कितना तेज से फ्लो होता है, तो लगभग स्पीड ऑफ लाइट से फ्लो होता है। तो करंट फ्लो करना का मतलब ये नहीं होता है कि एक के इलेक्ट्रॉन में मूव कर रहा है, वो एनर्जी का फ्लो है। ऐसे समझना तुम क्या है, जैसे कि मान लो कि यहां से दिल्ली तक आदमी का लाइन लगा हुआ है, ठीक है। तो एक काम क्या हुआ कि एक ही आदमी यहां से दिल्ली गया तो बहुत टाइम लगेगा। वही वाला बात है कि अगर करंट एक इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण होता तो बहुत स्लो चलता। अरे बोलो यार। तो एग्जांपल समझना, यहां से दिल्ली तक आदमी खड़ा, माने एक हाँ स्टेप पर, ठीक है। अब क्या होगा कि हम एक स्टेप बढ़ाएं तो हमारे आगे वाले को पता चलेगा, तो वो भी एक स्टेप बढ़ाए, फिर आगे वाले को पता चलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा तब ना एक पर बढ़ाएगा। तो ये समझ में आया कि जितना तेजी से इंफॉर्मेशन जाएगा तो सब अपना एक पैर आगे बढ़ाएगा। तो ये समझ में आया कि दिल्ली में भी एक पैर आगे बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक ही आदमी दिल्ली में चल गया। एक आदमी जाता दिल्ली में तो हो सकता है अगर पैदल जाता तो 1 महीना लगता। एगो हम बात बता रहे हैं। ऐसे क्या है कि एक पैर बढ़ाया तो सब एक पैर बढ़ाया ना जी, तो क्या हो गया, तो हो सकता है कि 1 सेकंड में 1 पैर बढ़ गया, तो जितना तेजी से इंफॉर्मेशन जाएगा। अब तुम पैर बढ़ा दिया, आगे वाला बहिर सुनिए नहीं रहा। एक बात समझ में आया। तो यही यहां होता, करंट फ्लो का मतलब होता है ना कि सब इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन से थोड़ा सा शिफ्ट किया, एकदम थोड़ा सा, लेकिन वो शिफ्टिंग पूरे वायर में चला। समझ आ रहा है कि नहीं? तो एनर्जी फ्लो हुआ पूरे वायर में बहुत तेजी से। अरे ये आगे बढ़ा के अगला वाला रिपेल करेगा, वो अगला वाला रिपेल करेगा, ऐसा तुम समझो। या ये समझो कि ये वायर है तो सब जगह पर इलेक्ट्रॉन है, तो तुम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो ये भी थोड़ा सा बढ़ा, ये भी थोड़ा सा बढ़ा, तो सब जगह एक्सटर्नल फील्ड है जी, तो सब थोड़ा सा बढ़ा, तो ये पूरे में ना एनर्जी का फ्लो हुआ एक तरह से। तो करंट फ्लो करने का मतलब हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। अरे बोलो यार, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक जगह दूसरी जगह जाता है ना। अगर वैसा रहता तो यहाँ पर तुम जलाते, आप स्विच दाबे, 2 महीना बाद ये बॉल जलेगा।
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा नहीं होता। यही इसी चीज के लिए हिट करके बता रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, बहुत कम, VRMS के रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है, बहुत 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 कम होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लेकिन फिर भी करंट फ्लो में यही रोल अदा करता है। तो करंट फ्लो का मतलब अब ये समझना है ना कि इलेक्ट्रॉन बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है, इतना कि तुमको दिखेगा भी नहीं। घंटा का जो सुई देखते हो ना, उससे भी 1000 गुना धीरे वो चलेगा, तो दिखेगा थोड़े आपको। तो अब समझना है थ्योरेटिकल के लिए कि करंट फ्लो का मतलब क्या हुआ, एनर्जी फ्लो। अरे बोलो यार। और बाकी ऊपर से तो बोलबे करते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। बच्चा सोचता है क्या कि करंट फ्लो क्यों करता था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट तो बहुत तेजी से फ्लो करता है, नियरली स्पीड ऑफ लाइट से, तो इलेक्ट्रॉन वो स्पीड ऑफ लाइट से चलता होगा, ऐसा नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन एकदम माइक्रोमीटर पर सेकंड के आसपास में, मिलीमीटर पर सेकंड के आसपास में होता है। बोलो यार। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ देगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, आप कुछ बोल देगा, कॉपर सिल्वर, वो जान के वैसे बोल रहा है कि तुमको लगे याद ही नहीं किए। समझ आ रहा है कि नहीं? कितना होगा ऑप्शन में सेट कर देगा, कुछ भी 100 माइक्रो सेकेंड। समझ आ रहा है कि नहीं? 1 सेकेंड, 100 सेकेंड, कुछ भी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, क्या होगा? सेकेंड सेकेंड बोल रही है क्या? सेकेंड है, मतलब वेलोसिटी का बात किया जा रहा है ये। तो एक रहेगा क्या कि कुछ भी 100 या 10 माइक्रोमीटर पर सेकेंड, सेकेंड है। अरे यार हो सकता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे सेट करेगा कि कॉपर का कितना है, और ऑप्शन सेट कर देगा वो 10 माइक्रोमीटर पर सेकेंड। समझ आ रहा है कि नहीं? 1 मीटर पर सेकेंड। बोलो यार। 10,000 मीटर पर सेकेंड। समझ आ रहा है कि नहीं? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मैंने स्पीड ऑफ लाइट दे दिया। अरे बोलो यार, तो क्या होगा बताओ? माइक्रोमीटर पर सेकेंड। अरे बोलो। स्विच दबाओगे तो इंफॉर्मेशन जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है। ये समझ में आया? तो पूछ सकता है ऐसे करके। तो जो बच्चा नए पहले से जाने हुए रहेगा ना, वो क्या करेगा कि सोचेगा कि ड्रिफ्ट के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अरे बोलो यार, और उसी कारण करंट फ्लो होता है, तो सोचेगा करंट वाला। बस इसलिए हम इसको एक बार थोड़ा सा हिट करके बताएं। बोलो यार। सबसे अच्छा एग्जांपल वही है कि यहां से दिल्ली तक आदमी है, तो सब एक स्टेप बढ़ा, तो इंफॉर्मेशन दिल्ली में पहुंच गया जी तुरंत तक। जबकि एक आदमी को अगर चलना था तो महीनों टाइम लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वही कहानी, इंफॉर्मेशन का फ्लो होना या एनर्जी का फ्लो होना वो करंट है। बाकी सब ऐसे हैं थ्योरेटिकल का। अब समझिएगा जी, ये वाला कोई मेटल है तो इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम तो होगा। यहां हम लिख दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो एटम से फ्री है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम वो सब मटेरियल में एक के होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। अरे जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा छूटेगा उसमें ज्यादा होगा। बोलो यार। जिसमें कम छूटेगा कम होगा। तो n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को बोला गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ना है, हाँ पर यूनिट वॉल्यूम को, माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बटा वॉल्यूम है जो कि n है। समझ आ रहा है कि नहीं? और ये वाला भी किस पे डिपेंड करेगा? तो मटेरियल पर। मान लो कि कोई मेटल है जो जिसका हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, और कोई है जो कि क्या होता है 2-2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, एक तरह से डबल टाइप का हो गया उसके लिए। बोलो यार। तो ये सब ऐसे ही है, बस खाली आपको ध्यान रखना है कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को इंडिकेट किया गया है जो मटेरियल पर डिपेंड करता है। ठीक है? तो इसमें करंट कितना फ्लो होता है, तो एकदम 2 लाइन में ये डेरिवेशन आता है, लेकिन उसका भी तुमको जरूरत नहीं। समझ आ रहा है कि 2 लाइन में हो ही जाता है, लेकिन उसका भी जरूरत नहीं। आप सीधे याद रखिएगा कि आई का वैल्यू कितना होता है, तो वेना ऐसे करके याद रखते हैं। वेना फेना ही लेना, तो वैसे लगता है ये वेना। तो आई का वैल्यू कितना होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मैग्नीट्यूड, n हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और a हो गया क्या? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हो सकता है क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग होगा सबका, तो करंट भी सॉरी क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग होगा। अरे सब जगह का, तो करंट नहीं सब जगह पर बदल रही है, तो सेम है ना है जी। तो क्या होता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी सब जगह पर बदलता है। तो उस पर हम क्वेश्चन करा रहे हैं, यही वाला बोल रहे हैं कि अभी पूछना बाकी है।
करंट सब जगह पर सेम है, वो बताएं तो पूछा। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पूछेगा, हम जान रहे हैं तो उसको आगे चर्चा करेंगे। अभी आपको सीधे याद रख लेना है कि आई का वैल्यू वेना होता है। जब भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का चर्चा करेगा तो दो चीज दिमाग में आना चाहिए, तीन चीज न्यूमेरिकल बनाने के लिए। बाकी तो शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन का तो समझिए गए, क्यों शिफ्टिंग हुआ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, समझ में आ रहा है ना, ये सब कहानी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद जब भी करेगा तो सबसे पहले ये दिमाग में तुम्हारे आना चाहिए, अरे बोलो यार, ये दिमाग में आना चाहिए। और एक चीज और बताएंगे फॉर्मूला वाला, जिसमें सबसे पहले यही आना चाहिए। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करेगा तो दिमाग में आ जाना चाहिए, समझ आ रहा है कि नहीं। तो पहले आप फॉर्मूला रट लीजिए, कैसे आया उसको साइड करिए, आप सीधे रखिएगा। आई का वैल्यू कितना होता है, वेन, बोलो यार। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी फॉर्मूला ये रख लीजिएगा, माइनस ई बाई एम इंटू टाउ। टाउ क्या है, किसी बुक में देखेगा यहाँ 2 भी देता है, जिससे न्यूमेरिकल नहीं पूछता है कभी भी, समझ में आ रहा है कि नहीं। वो अरे किसी को दिख नहीं रहा है, सब थ्योरेटिकल चल रहा है वहां पर। इसी को समझिएगा कि इसमें किसी जगह पर 2 भी देता है, किसी जगह पर 2 नहीं देता है, तो हम बस केवल ऐसे ही लिख दिए। तो ये याद आपको रखना चाहिए। याद रहने से क्या बेनिफिट होगा कि अगर बोलेगा कि ये जूम करिए कि मेटल में इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास डबल हो गया, तो बताइए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा उसी कंडीशन में। तो ये वाला डबल होगा कि हाफ होगा कि नहीं होगा, तो कुछ पूछ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ समझिएगा आई का वैल्यू वेना रट जाना है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होता है, ई बाई एम इंटू टाउ। अब बाकी ये डायरेक्शन बताने का जरूरत नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम इधर करोगे तो फोर्स इधर लगा तो शिफ्ट इधर ना होगा जी। तो ये समझ में आ रहा है कि दोनों में माइनस तो ऐसे भी रहना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड रखना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वैल्यू कितना होगा, माइनस ई टाउ बाई एम। रट जाओ ऐसे करके, रटिए जाना है। बोलो यार, बोल देगा कि टाउ बढ़ गया तो बताइए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। फिजिकली भी सोच सकते हो तुम, कैसे टाउ बढ़ गया, इसका मतलब ज्यादा देर में टकरा रहा है, इसका मतलब रोकने वाला कम है, तो शिफ्टिंग में सपोर्ट मिलेगा। अरे बोलो यार, तो ऐसा आप सोच सकते हैं। तो हम बस इतना बताना चाह रहे हैं ना कि न्यूमेरिकल व्यू से यह कैसे आए वो नहीं सोचो, रख जाओ। थ्योरेटिकल तो तुम सोच सकते हो, लेकिन एजुअली रख जाओ। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे कि एक वायर है और ऐसे करके क्रॉस सेक्शन दे दिया, ठीक है। अब आपको बताना है कि कहां पर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो कहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगा, कहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगा, कहां पर करंट ज्यादा होगा, कहां पर करंट कम होगा। तो पहले ये बताओ करंट के बारे में क्या करोगे। करंट तो जितना यहाँ रहेगा उतना ही वहां भी रहेगा। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में सोचना है और करंट के बारे में पता है, तो वह दोनों में रिलेशन लिखेंगे कि ई वाला रिलेशन लिख देंगे। तो ये समझ में आ रहा होगा कि आई का वैल्यू वेना हुआ। तो सब जगह पर कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन जब भी करना था तो फॉर्मूला में कांस्टेंट को काटते हैं, तो पता है ना कि जो कांस्टेंट उसको काटते हैं। तो बताओ तो सब जगह पर कौन कांस्टेंट है और कौन कांस्टेंट है सब जगह। सब जगह पर ये समझना है कि n भी कांस्टेंट रहेगा अगर सेम मटेरियल का है तो। हाँ, अगर जो दो मेटल का वायर जोड़े हुए था तब भी आई कांस्टेंट होता, लेकिन n अलग अलग जगह पर अलग अलग होता। बोलो यार, तो अभी तो एक ही वायर है, ये हो गया। तो ये समझ में आया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। कोई दिक्कत लग रहा है क्या। तो जहां एरिया ज्यादा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहां सबसे ज्यादा होगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबसे ज्यादा वहां होगा जहां एरिया क्या होगा, सबसे कम होगा। बताओ तुम। तो V3 सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद V4, ये समझ आ रहा है। उसके बाद V1, उसके बाद V2। सबसे ज्यादा एरिया यहाँ ज्यादा है तो सबसे कम होगा वहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बोलो यार, इसको कोई फिजिकली भी सोच सकता है, मैथ से ही सोचना है, लेकिन फिजिकली कैसे सोच सकता है समझो। मान लो कि पानी इसमें बह रहा है, तो सेम पानी बह रहा है, इसका मतलब जहां पर ज्यादा छोटा एरिया वहां ज्यादा तेजी से निकल रहा होगा। अरे बोलो यार, तुम नहीं देखते हो कोई चीज पानी को दूर फेंकना था तो तुम आगे में इसे दबाते हो, क्यों दबाते हो कि पानी तो बह रहा है, तुम जैसे दबाओगे तो एरिया घटेगा। अब पानी हुआ तो नहीं निकलना है, पाइप में जमा होता है पानी, टंकी बन जाता है पाइप। ये समझ आ रहा है ना। तो मैंने क्या होता है कि पानी है तो उससे फ्लो हो रहा है सेम अमाउंट में हर जगह से,
क्योंकि जमा नहीं हो रहा उसके अंदर। तो ये बात आपको समझ आ रहा है कि जैसे आप एरिया कम करते हैं तो ज्यादा तेज निकलेगा, तब ना वो उतनी अमाउंट से है जो कि निकलेगा। तो उससे भी आप पकड़ ले सकते थे कि यहाँ एरिया कम है, करंट उतनी फ्लो करना है, इलेक्ट्रॉन उतनी पास वहां से होना है, मतलब वहां ज्यादा तेजी से पास होगा। तो फिजिकली भी आप सोच सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली ध्यान रखेगा, ये क्वेश्चन आप पूछेगा छोटे। बोलो यार। और ये क्वेश्चन को देख लो, दिया एज टेम्परेचर ऑफ मेटल इंक्रीजेज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो फिजिकली सोचिए, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ज्यादा तेज चलेगा, टकराएगा ज्यादा तेज से, ज्यादा तेज टकराएगा तो उसको मूव करने में दिक्कत ना होगा जी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रेंज में चलना चाह रहा है, जैसी रेंडमनेस होगा तू चाह रहा है कोई आके मुंह पर टकरा गया तो दिक्कत ना क्रिएट करेगा। ये समझ में आ रहा होगा, क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो थ्योरेटिकली इसीलिए बता रहे हैं कि आपको थोड़ा फीलिंग होना चाहिए। समझ आ रहा है? पहला लेक्चर है तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, और दूसरा लेक्चर से क्या होता है ना, फिर चलने लगता है आराम से। तो कुछ तो हम लोग बहुत तेज से निकलेंगे, दूसरा तीसरा चौथा लेक्चर। रीजन क्या है कि हम लोग सब सर्किट तर्किट डील करना सीखना चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि सब का खाली प्रॉब्लम लिखेंगे और एक बार करते चलेंगे, समझाना नहीं। समझ आ रहा है? उसके बाद आगे का एक समझाएंगे। कोई दिक्कत लग रहा है यहाँ तक? चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा जी, इसका आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बस खाली एक बार सुन लीजिए, ठीक है? इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, लेकिन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछेगा तो या तो थ्योरेटिकल पूछ सकता है, वो भी बहुत आसान पूछेगा, और न्यूमेरिकल भी पूछेगा तो डाटा पुट के दे रहेगा, पुट करके बना दीजिएगा। हम बस खाली ऐसे ही बोल दे रहे हैं एक बार। करंट डेंसिटी को डिफाइन पहले क्यों किया गया, इस चीज को तुम समझो। तो करंट का मतलब होता है ना कि करंट इस क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहा है। क्या पूछते हो, यहां से कर रहा है कि यहां से कर रहा है? नहीं समझ आ रहा है कि नहीं? तो करंट जब बोला था कि फ्लो कर रहा है किसी वायर से, तो ओवरऑल समझाता है कि अच्छा इतना से इतना चार्ज पर यूनिट टाइम में क्रॉस कर रहा होगा। उसको एकदम छोटा छोटा में देखते हैं नहीं, तो करंट से फीलिंग आता है कि ओवरऑल को आप देखते हैं। लेकिन अगर किसी को उसमें जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसको एकदम पॉइंट टू पॉइंट डिफाइन करना रहेगा, हर छोटा पर डिफाइन करना रहेगा। तो करंट तो ओवरऑल ना पूरा बताएगा जी, छोटा को जानने के लिए छोटा जगह पर इफेक्ट चार्ज का फ्लो जो होगा, चार्ज का फ्लो कारण जो इफेक्ट होगा या कैसे मूव कर रहा है, बोलो यार, उसको जानने के लिए क्या डिफाइन किया गया? करंट डेंसिटी। तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हो सकता है जी, उसके लिए बता रहे हैं। करंट डेंसिटी बहुत छोटे पॉइंट के लिए भी डिफाइंड है और लार्ज के लिए भी। अरे बोलो यार, लेकिन ज्यादा प्रिसाइज व्यू कौन देगा, करंट डेंसिटी की करंट डेंसिटी? अभी करंट बोल दिए थे हम, क्या नहीं, करंट डेंसिटी छोटा के लिए भी डिफाइंड है, माने एक पॉइंट के लिए भी करंट डेंसिटी डिफाइंड है, लेकिन करंट एगो पॉइंट के लिए डिफाइंड है, वो सरफेस के लिए डिफाइंड है। अरे बोलो यार, तो ज्यादा प्रिसाइज व्यू कौन देगा? करंट डेंसिटी देगा। ये थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल तो बच्चा कर पाता है। तो ये चीज आप समझ आया कि करंट डेंसिटी जो है ना, वो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर भी डिफाइन होता है, और पॉइंट पर डिफाइन है तो उसी को देख करके आप लार्ज का भी बोल सकते हैं। अरे बोलो यार। तो करंट डेंसिटी को डिफाइन कैसे किया गया? करंट पर यूनिट एरिया। और ये जो लिखा है ये डिफिनीशन के लिए लिखा है, क्या कि करंट डेंसिटी क्या है? तो करंट पर यूनिट एरिया, जब करंट का जो फ्लो होगा ना जिस डायरेक्शन में, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया लेंगे, वो डिफाइन करने के लिए। कोई जरूरी नहीं है कि एरिया परपेंडिकुलर ही होगा। अरे बोलो यार, अरे पढ़ते हैं ना जी एक्सीलरेशन, तो डीवी बाई dt को हम बोलते हैं ना कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ये यूनिट टाइम के लिए वो होता है, एप्लीकेबल होता है हमेशा के लिए, लेकिन डिफाइन किया गया। तो वैसे ही इसको केवल डिफाइन ऐसे किया गया। अरे पता चल जाएगा आगे, वो हम आगे बताएंगे, इसको ज्यादा समझाते नहीं हैं। अभी तत्काल आई का वैल्यू कितना होगा? तो ये हर छोटा पॉइंट पर है, छोटा एरिया के लिए है। तो अगर पूरा निकालना रहेगा करंट, तो इंटीग्रेट होकर के होगा, जो तुमको करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। रेयर एंड रेयरेस्ट केस में हो सकता है, अभी तक तो नहीं पूछा, किसी में नहीं पूछा। तो खाली एक ध्यान लेकिन रखना है थ्योरेटिकल कि आई का वैल्यू कितना होता है। तो होता
होता होगा जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर छोटा सा जगह के लिए, अब पूरे के लिए लेना है तो इंटीग्रेट होकर के होता होगा। इसमें पहला चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, करेंट डेंसिटी स्केलर है, सॉरी करेंट डेंसिटी वेक्टर है और करेंट जो है वो स्केलर है, नहीं लग रहा है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। बोलो यार, ये क्वेश्चन ही रहता है जी कि करेंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो क्या वो वेक्टर है? नहीं, वो स्केलर है। रीजन, वेक्टर तब होता है जब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है, लेकिन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, वो वेक्टर नहीं, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होने के बावजूद। अरे बोलो यार, तो खैर वो तो सेकेंडरी चीज है। अभी तत्काल करंट डेंसिटी मतलब आपको समझना है ना थ्योरेटिकल व्यू में कि हाँ वो छोटे जगह के लिए भी, बहुत छोटे के लिए, इवन एक सिंगल पॉइंट के लिए भी डिफाइन किया जा सकता है। करंट को एक सिंगल पॉइंट के लिए डिफाइन नहीं किया गया, उसको एक सरफेस के लिए किया गया, सरफेस में चार्ज फ्लो होता हुआ माना जाए। अरे बोलो यार, और करंट थ्योरेटिकली कैसे लिखाएगा करंट डेंसिटी का फॉर्मेट में, तो आई का वैल्यू जे वेक्टर डॉट डी ए पूरा पर लेना है, इंटीग्रेशन आ रहा है, इसे खाली सुन लो यार, तो ये समझ में आ रहा होगा कि करंट ऐसे बह रहा है, एरिया वेक्टर इधर ये थीटा हुआ ना जी, तो ये समझ में आ रहा होगा कि जे डी ए कॉस थीटा होगा। ठीक है, इसको हम इसलिए नहीं समझा रहे हैं ना कि पहले लेवल में उतना का जरूरत नहीं है कि एरिया का कंपोनेंट देखते हैं 12-17 वो सब छोड़ दो, बस यहाँ इसी बोला गया कि करंट जो होता है एक एक्सटेंडेड एरिया में होता है और करंट डेंसिटी किसी पॉइंट के लिए भी होता है, बड़ा के लिए भी होता है। अरे बोलो यार, तो ये भी लिख दिया गया कि करंट क्या होता है, स्केलर होता है, करंट डेंसिटी वेक्टर होता है। तो करंट स्केलर है, उसको दो ढंग से तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। एक तो क्या है कि वो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर सकता, और दूसरा करंट डेंसिटी वेक्टर होता है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, तो ये स्केलर भी होगा। अरे बोलो यार, अरे ऐसे नौटंकी है, सुन लो। तो यहाँ पर क्या हो गया कि आई का वैल्यू तो जे डी ए कॉस थीटा। अरे बोलो यार, अगर जो थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ ना कि ये एरिया चार्ज एकदम ऐसे ही फ्लो हो रहा है। अरे एरिया वेक्टर से 0 डिग्री हुआ तो नॉर्मल कलम हुआ ना जी, तो परपेंडिकुलरली जब क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा तो थीटा 0 हो जाएगा। अरे ये कैसे ही बोल दिया गया, ये सब सोचना नहीं, तुमको ये रिजल्ट याद रखना। तो आई का वैल्यू जे डी ए कॉस, बार बार बोल रहे हैं, करंट डेंसिटी दे देगा, एरिया दे देगा, थीटा के बारे में नहीं बोलेगा तो उसको 1 ही मानोगे कॉस थीटा को, थीटा 0 मान लिया जाता है। ठीक है, तो एक हम बात बता रहे हैं कि जे को कैसे डिफाइन किया जाता था, आई बटा एरिया, ये डी ए मैंने छोटा सा एरिया बोला गया, लेकिन ये समझ में आ रहा है ना कि एरिया है ओवरऑल ऊपर से, तो ऐसा होता है। तो कोई इसको याद भी रख सकता है कि करंट डेंसिटी किसके बराबर होता है, तो आई बटा ए के बराबर होता है। अरे डी ए नहीं, ए ही बोलो, डी ए तो छोटा के लिए ना किया गया। और ये कंफ्यूज मत हो जाना चाहिए यहाँ पे, ये डी ए मैंने समझ रहे हो ना, हाँ। और इससे डील करोगे, आई का वैल्यू इतना पुट कर दोगे, इसको करोगे तो इतना आ जाता है, जो कभी पूछता नहीं तो तुरंत ही निकल जाएगा, इसमें नहीं झंझट है, ये तुरंत निकल जाएगा अगर कभी देगा तो। अरे करंट डेंसिटी को तुम कैसे फील करना न्यूमेरिकल के लिए कि एक होता है कितना आई बटा ए, अगर एंगल देगा तो आपको पता है आई का वैल्यू जे ए कॉस थीटा। अरे बोलो यार, तो वो पता चल जाएगा। ये दोनों तुम रट जाना, ये आया है इधर से ही, कैसे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जगह पर लिखा गया होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या लिखा गया वहां देखो, ई टाउ बाई एम, तो उसका वैल्यू यहाँ पुट किया गया होगा। बोलो यार, और उसको डील किया गया होगा ना, तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा, आपको सोचना नहीं है, एकदम तड़ाक सा मुंह से निकल जाना चाहिए, क्योंकि सेमीकंडक्टर वगैरह में यूज होता है कि करंट डेंसिटी कितना होता है, तो सिग्मा इनटू ई, एकदम तुरंत करंट डेंसिटी कितना होता है, सिग्मा इनटू ई, सिग्मा कितना होता है, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, तुरंत रटा हुआ रहना चाहिए, सब एक जगह से आया है, उस दोनों को याद कर लिए ना, आई का वैल्यू लेना। अरे बोलो यार, और किसका याद किए हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो उसी से सब रिजल्ट आएगा, लेकिन सबको अलग अलग याद रखना, हाँ तो दिमाग नहीं काम करेगा। तो जे का वैल्यू हो गया सिग्मा इनटू ई, बोलो यार, और सिग्मा का वैल्यू होता है एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, एम ही मतलब इलेक्ट्रॉन का ही मास है, जो भी मास होगा इलेक्ट्रॉन का ही मास होगा। तो इसको बोला जाता है कंडक्टिविटी, है, या क्या होता है कि मटेरियल पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अरे बोलो यार, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या कहलाता है, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी कैसे डिफाइन किया गया, तो 1 बाई सिग्मा कनेक्टिविटी। एक चीज समझना जी, चूंकि तुम टारगेट में इसलिए बोल रहे हैं, सिग्मा
क्या है, कंडक्टिविटी, जो बराबर होगा 1 रेसिस्टिविटी, और R है जो रेसिस्टेंस है, तो 1/R कंडक्टेंस होगा। इस चीज को आप समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। रेसिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, या कंडक्टिविटी का उल्टा रेसिस्टिविटी, और रेसिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, तो हम लोग आगे देखेंगे। या कंडक्टेंस का उल्टा रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी और कंडक्टेंस को नहीं कर देना। ये समझ में आ रहा है ना, उस पर कंफ्यूज नहीं होना, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, रट जाना है सीधे कि सिग्मा इतना होता है, जे का वैल्यू इतना होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आइए दोनों उल्टा होता है, काहे क्यों होता है उस साइड, तो पहले इसको तुम रट जाओ। और ये समझ में आया ना कि जे का वैल्यू बोलेगा ती भी दिमाग में आना चाहिए, और एगो वो भी आना चाहिए, जे का वैल्यू I/A, एक्चुअली ये आ जाना चाहिए, जे डी ए कॉस थीटा नहीं देता है तो समझ रहे हो, तो जनरली नहीं देता है। अरे बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, ये सब उठा करके तुमसे पूछ दे सकता है। बोलो यार, ये समझ में आया कि ये तो डिपेंड कर रहा है मटेरियल पर या टेम्परेचर पर। तो ये समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा करेगा तो करंट डेंसिटी ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा करने से ये चेंज होगा सिग्मा क्या है, तो मटेरियल पर डिपेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इफेक्ट ना हो गया तो उसके कारण ये वाला चेंज होगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा, वो मटेरियल पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। बोलो यार, सब याद रहना चाहिए छोटू, ठीक है? समझाना कुछ नहीं इसमें, वो तो हम इतना बोल खाली रहे ऐसे ही कि भाई कम से कम कुछ तो टाइम पास हो। ओवरऑल आपको, हाँ ओवरऑल क्या कि ये रट जाना है, इसको रट जाना है, समझ आ रहा है? और यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, इसको पूछे हुए जेईमेन में पूछे, आप लोगों में भी नहीं पूछा है, मैंने एक चीज पूछा है बाकी चीज नहीं पूछा, तो पूछेगा। हालांकि बताने के बाद भी जेईमेन में पूछा क्या, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा इन सब पर, ये वाला क्वेश्चन तो इसी बार पूछा है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, तो कंडक्टर में पहले तेजी से याद रखना है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो रेसिस्टेंस बढ़ता है। कंडक्टर में, सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस घटता है, मतलब ये दोनों का उल्टा प्रॉपर्टी होता है। और नॉन कंडक्टर में भी टेम्परेचर के बढ़ने से रेसिस्टेंस घटता है। पहले ये रटा हुआ रहना चाहिए, फिर हम एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं आपको। एक्सप्लेनेशन से भी नहीं रटोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि पहले तुमको रटा हुआ रहना चाहिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं। तो अगर गलती से भुलाओगे एक्सप्लेनेशन से पहुंच जाओगे, ऐसे रखने का ही प्रयास कर रहा। क्या कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी को हम लोग बाद में सोचेंगे, हम लोग याद रखेंगे रेसिस्टेंस वाला, तो उसी का ज्यादा जरूरत होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टर में रेसिस्टेंस बढ़ेगा, और सेमी कंडक्टर और नॉन कंडक्टर में घटता है रेसिस्टेंस। कंडक्टेंस की बात करेगा तो उल्टा, और जो रेसिस्टेंस का होगा वही रेसिस्टिविटी होगा। ये समझ में आया? अरे बोलो यार। अब ये भी याद रखना कि कंडक्टर में जो भी टेम्परेचर के कारण घटेगा या बढ़ेगा वो लीनियर होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा लीनियरली। समझ आ रहा कि कुछ ये हम नहीं बोल रहे कि ये 5 गुना होगा तो भी 5 गुना होगा। ये कहने का सेंस क्या है ना कि अभी 50 डिग्री सेल्सियस तुम टेम्परेचर बढ़ाए तो मान लो 1 ओम से बढ़ेगा, तो अगला 50 भी करोगे तो 1 ओम से बढ़ेगा। ये लगभग यही रहता है, उसमें भी थोड़ा बहुत चेंज होता है लेकिन लगभग यही रहता है। तो ये लीनियरली चेंज होता है। बोलो यार, वो तो हम पढ़ाएंगे रेसिस्टेंस वाला इक्वेशन तभी दिख जाएगा, लेकिन वो सबको छोड़ो, पहले याद रखो। सेमी कंडक्टर में एक्सपोनेंशियली चेंज होता है, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो रेसिस्टेंस बहुत तेजी से गिरेगा। अरे बोलो यार, थोड़ा सा टेम्परेचर को तुम घटाओगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा। ये चीज आपको समझ जाना है, ठीक है? और नॉन कंडक्टर होता है उसमें बहुत कम का चेंज होता है, मतलब न्यूमेरिकल व्यू से तो तुम 0 ही बोलोगे, थ्योरेटिकल व्यू से तुमको तो 100% सही बात ना बताना रहेगा। न्यूमेरिकल कभी नहीं पढ़ोगे इसके बारे में, नॉन कंडक्टर के बारे में, लेकिन थ्योरेटिकल में ये बात बताया ना कि एकदम 100% सही बात बताया जाता है। अरे बोलो यार, तो ये चीज आप समझ लीजिएगा, ठीक है? तो अभी तक 2 ही चीज पढ़े हम लोग, क्या कि टेम्परेचर बढ़ने से इसका रेसिस्टेंस बढ़ता है, इसका रेसिस्टेंस घटता है, इसका रेसिस्टेंस घटता है, एक चीज ये पढ़े। दूसरा, टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर में लीनियरली चेंज होता है, लीनियरली बढ़ता है। इसमें क्या होगा, एक्सपोनेंशियली घटेगा या बढ़ेगा, जो भी कहानी होगा एक्सपोनेंशियली होगा। इसमें समझ में आया, मतलब बहुत ज्यादा तेजी से। अरे बोलो यार। और
इसमें थ्योरेटिकल के लिए है, न्यूमेरिकल के लिए कुछ वैसा नहीं है कि बहुत तेजी से बहुत कम से, बहुत 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 कम से होता है। इसमें न्यूमेरिकल कोई मतलब नहीं, थ्योरी में मतलब है। बोलो यार, ठीक है। अब एक चीज और समझिएगा, क्या इसका एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन में पूछ सकता है, इसलिए सब कुछ बता रहे हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से बहुत ज्यादा है, तो तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे, तो पहले से 50 खरब इलेक्ट्रॉन था, तो टेम्परेचर बढ़ा देने से वो इलेक्ट्रॉन बढ़िए जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा उसको नहीं। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोलिजन ज्यादा होने लगेगा, जब कोलिजन ज्यादा होने लगेगा तो जो शिफ्ट हो रहा होगा उसमें दिक्कत क्रिएट होगा, जा रहा है उधर कोई आकर के टकरा गया। तो ये समझ में आया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर का रेसिस्टेंस बढ़ता है, रीजन क्योंकि फ्रीक्वेंट कोलिजन होने लगता है, ज्यादा कोलिजन होने लगेगा तो ज्यादा दिक्कत क्रिएट करेगा, तो रेसिस्टेंस बढ़ना गया। अरे बोलो यार, एक चीज हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि फ्रीक्वेंट कोलिजन के कारण रेसिस्टेंस बढ़ गया, समझ में आया? चलो सेमीकंडक्टर में समझना। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है ना कि नंबर कम होता है, इलेक्ट्रॉन का और होल का कम नंबर होता है। तो जब टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे तो बॉन्ड टूटता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल ज्यादा बनने लगता है। लेकिन तो इससे क्या होगा कि कंडक्टिविटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, या रेसिस्टेंस घटेगा। लेकिन जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा तो कोलिजन भी तो ज्यादा होगा, और जब कोलिजन ज्यादा होगा तो ये समझ में आया कि रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इस दोनों इफेक्ट में नंबर वाला डोमिनेट इसलिए करता है कि पहले रहता है 5 इलेक्ट्रॉन और टेम्परेचर बढ़ाए तब हो गया 50, तो बहुत ज्यादा ना बढ़ गया जी। क्या यहाँ कोलिजन नहीं हुआ? कोलिजन वाला फैक्टर यहाँ भी, लेकिन कोलिजन वाला से थोड़ा कम घटेगा। कोलिजन होगा तो रेसिस्टेंस थोड़ा कम बढ़ेगा, बोलो यार। लेकिन जो नंबर बन गया वो क्या होगा कि रेसिस्टेंस को ज्यादा घटाएगा। ऐसे भी समझो ना कि कोई भी चीज जो कम है उसमें अगर इंक्रीमेंट होगा तो ज्यादा इफेक्ट ना शो करेगा दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो ये समझ में आया कि दोनों में अलग अलग चीज। यहां टेम्परेचर बढ़ाए तो नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ा, टेंडिंग टू 0 फर्क पड़ा, क्योंकि पहले से इतना ज्यादा है, बोलो यार। तो कोलिजन ज्यादा हुआ तो रेसिस्टेंस इसका क्या हुआ? बढ़ा। अरे बोलो। और सेमीकंडक्टर वाला में क्या हुआ कि जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल ये क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये लिखा है इसके नहीं ना कि खाली एक बार बोल देते हैं, सेमीकंडक्टर में लिख दिया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल बढ़ जाता है, क्योंकि बॉन्ड टूटता है वहां पर। तो ये वो टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन और होल सब निकलता है, मैंने ऐसे समझो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल क्या हो गया? बहुत बढ़ गया, 5-5 गुना 10-10 गुना ज्यादा हो गया। तो वो क्या किया कि रेसिस्टेंस को घटाने का काम किया, और कोलिजन हुआ तो रेसिस्टेंस को बढ़ाने का काम किया। लेकिन 50 गो 100 गो 200 500 में कोलिजन बहुत इफेक्टिव नहीं होता है, बहुत छोटा होता है, टकराया नहीं टकराया। लेकिन जब अरबों अरबों होने लगता है तब फिर उसका इफेक्ट होता है। तो ये समझ में आया कि यहाँ एक्सप्लेनेशन क्या दिया जाएगा? ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन। बोलो यार, कोलिजन वाला यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर कोलिजन वाला एक्सप्लेनेशन होगा, बोलो यार। इसीलिए एक्सपोनेंशियली चेंज, ताकि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा ना एकदम ढेर सारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बनेगा, तो एकदम तेजी से वो चेंज होता है। और नॉन कंडक्टर में तो इतना टाइटे बॉन्ड रहता है ना कि तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो 1000 गो लाख गो बॉन्ड है तो एक गो बॉन्ड टूटेगा। तो ये समझ में आया कि यहाँ भी होल और इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है, बोलो यार। लेकिन इतना कम होता है कि न्यूमेरिकली नहीं सोचेंगे, लेकिन थ्योरेटिकली समझ में आया कि टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे तो हाँ, इलेक्ट्रॉन और होल बनेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, कंडक्टिविटी में सपोर्ट ना होने लगेगा। तो क्या होगा कि थ्योरेटिकली यहाँ कोलिजन भी सोचोगे क्या? यहाँ इतना ही कम पहले से। अरे बोलो यार कि कोलिजन को तो सोच रही नहीं, समझ में आया? तो सबका एक्सप्लेनेशन जो है उसको ध्यान रखना है आपको कि क्या क्या होता है। वो अपने से नहीं होगा तो कॉपी में लिख लीजिएगा, भी नहीं उतारते वक्त। समझ में आया? अच्छा बताओ तो, हालांकि यहाँ लिख दिए हैं मेरे, पहले तो मैं इसे ही बताऊं। सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसका होगा? ये तीनों में ऑब्वियस बात है कंडक्टर का।
उसके बाद सेमीकंडक्टर का, उसके बाद नॉन कंडक्टर का। अब बताना तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर से सेंसिटिव कौन हो? सेमीकंडक्टर। सेंसिटिव का मतलब हो तो थोड़ा सा टेम्परेचर में इधर उधर क्यों ज्यादा इफेक्ट शो किया, ये समझ में आया? तो वो क्वेश्चन अभी नहीं पूछा है, पूछ सकता है। टेम्परेचर सेंसिटिव ये ना हो गया, वो एक्सपोनेंशियल ही ना किया है। बोलो यार। अच्छा ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिया जाए तो उसका बिहेवियर कैसा होगा? कंडक्टर के जैसा कि सेमीकंडक्टर के जैसा? कंडक्टर के जैसा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत बढ़ा दीजिएगा तो बहुत इलेक्ट्रॉन होल हो गया। अच्छा बहुत हो गया तो फिर समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो धीरे धीरे टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो बताओ तो पहले ज्यादा तेजी से रेसिस्टेंस घटेगा कि बाद में रेसिस्टेंस ज्यादा तेजी से घटेगा? पहले घटेगा, क्योंकि पहले मान लो कि 5-10 वो था तो शुरू में टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे तो एक टूटना स्टार्ट हुआ तो बहुत ज्यादा चार्ज कैरियर बना, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैंने करंट फ्लो होने में आसानी होगा, मैंने रेजिस्टेंस घटा, फिर जैसे जैसे बहुत और बढ़ाते जाओगे तो जब ज्यादा टूटने लगेगा फिर कॉलिजन वाला भी इफेक्ट डोमिनेंट होने लगेगा। अगर ये बोलेगा तभी सोचना है, ऐसे तो सिंपली ही ये बोलना। हम ये सब इसलिए बोल रहे कि अगर एक बार फीलिंग हो गया तो आपको फंसाया नहीं जा सकता थ्योरेटिकली, क्योंकि वो सब क्वेश्चन आपको ना तो बुक में मिलेगा और ना तो पूछा है, लेकिन वैसे ना पूछ देता है कहीं। तो ये समझ में आया कि शुरू में क्या होगा कि बहुत तेजी से चेंज होगा, लेकिन बहुत टेम्परेचर बढ़ते चल जाएगा तो फिर तो कंडक्टर की तरह बिहेव ना करने लगेगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आई होप क्लियर होगा। तो उतना डीप नहीं, वो तो पूछेगा तब सोच के बताना है। ऐसे ये लिनियरली चेंज होता है, ये एक्सपोनेंशियली, या ये केवल थ्योरेटिकल के लिए, न्यूमेरिकल के लिए इसका नहीं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन सबका पता चल गया आपको, उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो थ्योरेटिकल ही है, एक डिफाइन किया गया मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब है क्या हो गया ना कि मोबाइल करने का टेंडेंसी। मोबाइल का मतलब ही क्या होता है? घूमना फिरना। समझ आ रहा है कि नहीं? वो बाद में आया हेलो जानू वाला कंसेप्ट। उसके बाद फिर व्हाट्सएप आ गया, अच्छा इमोजी बना करके भेज दिया, बिना बोले ही एक्सप्रेशन हो रहा है। ठीक है, क्या छोड़ो, क्या बोलना चाह रहे थे कि मोबिलिटी। तो मोबिलिटी का फीलिंग ये रखना है ना कि जो ज्यादा मूव करेगा उसका मोबिलिटी ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो पहले तो मैथमेटिकली आप इसको याद रखिएगा, सबका सेमीकंडक्टर में भी यूज होता है जी। अभी आप तत्काल याद रखिएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर होता है? म्यू इनटू ई के बराबर। एक चीज समझ में आया, म्यू भी कैलकुलेट हो जा सकता है कैसे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी म्यू इनटू ई, एक और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई टाउ बाई एम। तो यहां से ये म्यू निकल सकता है, तुम देख सकते हो कैसे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया म्यू इनटू ई। अरे बोलो यार, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना पढ़े थे? ई टाउ बाई एम। मैग्नीट्यूड इतनी ना होगा जी, उधर था ना जी। तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू का वैल्यू ई टाउ बाई। हम ये नहीं बोल रहे इसको तुम रटो, तुम इसको रटे हुए रहना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वहां रटे हुए रहना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी 3 देगा, वो समझ में आया? सबसे पहले कौन होना चाहिए? वेरा वाला, उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वाला और ये वाला। समझ आ रहा है कि ना? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बात जब भी करेगा तो ये तीनों से डील होना। सबसे पहले समझ में आया कि वेरा वाला देखेंगे, अगर करंट का बात करेगा तो करंट का बात नहीं करेगा, ये दोनों से। और ये सब भी याद रखना है कि जे का वैल्यू सिग्मा ई होता है। अरे बोलो यार, और सिग्मा का वैल्यू n e स्क्वायर टाउ बाई m होता है। सब रट्टा रहना चाहिए आपको। बोलो कभी मान लो करंट पूछ दिया तुमको किसके टर्म में, तो टाउ के टर्म में, तो कैसे कर सकते हो? तो एक तो हो गया I इक्वल टू V ना, तो V को खोल दो तुम टाउ के टर्म में, तब भी चलाएगा। या फिर I का वैल्यू होगा J इनटू एरिया वाला, एरिया होगा ना J इनटू एरिया, और J को ऐसे लिख दोगे, ऐसे खोल दोगे, चलाएगा। तो कैसे करोगे? तुम्हें चलाएगा। तो रियलिटी है क्या कि एक के जगह से सब आया, लेकिन तुम 3-4 जगह याद रखोगे ना तो तुम किधरों से बढ़ोगे तक पहुंच जाओगे। समझ में आया? थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, ये सब में आएगा ना तो कुछ नहीं करना है, डाटा पुट के कैलकुलेशन करके बन गया, दिमाग ही नहीं लगाना। जिसको याद है बन गया, नहीं याद है मुंह लटके ले रहेगा। चलो अब यहां देखना, तो मोबिलिटी का मतलब समझ में आया कि मोबाइल करना, फ्रीली मूव करना। बोलो यार, तो वही कहानी है, मैथमेटिकली आप ध्यान रखिएगा।
अच्छा ये चीज समझ आ रहा है कि अगर बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में किसका मोबिलिटी ज्यादा है तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि वो हल्का। प्रोटॉन और अल्फा में किसका मोबिलिटी ज्यादा है? प्रोटॉन का, क्योंकि वो हल्का। इसलिए बस केवल फीलिंग दे रहे हैं कि फीलिंग रखोगे तो थ्योरेटिकल भी पूछोगे तो बन जाएगा। अब ऐसे क्या है कि यहाँ पर तुम करोगे तो फिर यहाँ से लिखना पड़ेगा तुमको, तब ना होगा कि भाई हाँ मास ज्यादा है तो मोबिलिटी क्या होगा? कम होगा। ऐसे फीलिंग में पता चल रहा है। बोलो यार। और ये चीज भी थोड़ा सा एक बार देख लो कि कंडक्टर में जो भी मोबिलिटी होता है, मतलब करंट फ्लो होता है किसके? घूमने से। तो फ्री इलेक्ट्रॉन से यहाँ होल का कोई कंसेप्ट नहीं। फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारा। सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन भी होता है और होल भी होता है, बाउंड टूट करके बनता है। यही वाला ना जब बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाते हो। छोड़ो। और नॉन कंडक्टर में भी फ्री इलेक्ट्रॉन और होल वाला ही कंसेप्ट होता है कि कुछ कुछ बॉन्ड टूटता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन और होल। अरे बोलो यार समझ। लेकिन ये केवल थ्योरेटिकल के लिए, न्यूमेरिकल इससे नहीं होता। ये सब तो एगो चैप्टर ही पढ़ना है इसका, तो देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइट में तो NaCl डाले तो Na प्लस और Cl माइनस हुआ ना जी, तो वहां किसके कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण है, आयन के कारण। Na प्लस Cl माइनस। अरे बोलो यार, HCl डाले तो H प्लस Cl माइनस। बोलो यार। ये समझ आ रहा है कि HCl में H का बहुत ज्यादा मोबिलिटी होता है Cl माइनस से। तो तुम रखते हो वहां पर, फिजिकली समझ में आया कि Cl माइनस भारी है, माइनस के कारण भारी है। मास बहुत ज्यादा तो धीरे चलेगा, H प्लस से लेके जाए तेज चलेगा। इसे पढ़ना आता है तो देखेंगे वहां पे। ये समझ में आया। और एक ऐसे ही बता दिए हैं आयोनाइज्ड गैस। आयोनाइज्ड गैस का मतलब क्या हुआ कि गैस से इलेक्ट्रॉन निकला नहीं निकला, तो उसमें अगर करंट फ्लो होगा तो उसमें कौन घूमता होगा? तो जो इलेक्ट्रॉन निकला वो वाला, और बाकी पॉजिटिवली चार्ज आए तुमको फंसाएगा आयोनाइज्ड गैस में कि कौन करता है। तो एगो देगा खाली इलेक्ट्रॉन, एगो देगा क्या? पॉजिटिवली चार्ज आए, एगो देगा निगेटिवली चार्ज आए, एगो देगा इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज आए, एगो देगा इलेक्ट्रॉन एंड निगेटिवली चार्ज आए। कौन होगा? कॉमन सेंस है। गैस आयोनाइज हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन निकला। अरे बोलो यार, उसमें एक्स्ट्रा दिया नहीं गया इलेक्ट्रॉन के माइनस में आ जाए। आयोनाइज किस होता है? तुम एक्सरे मार दो उसमें, तो एक्सरे मार दोगे तो एनर्जी मिलेगा इलेक्ट्रॉन को, टूट के फिर बाहर निकलेगा। तो आयोनाइज होगा तो समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो वाला मूव करेगा। बोलो यार। और क्या बन गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। कोई दिक्कत लग रहा है आपको? बाकी तो हम आपको बताइए दिए कि कंडक्टिविटी के व्यू से, ये रेसिस्टिविटी के व्यू से समझ में आया कि ये वाला उल्टा हो जाता। बोलो यार। और टेम्परेचर सेंसिटिव में ये क्वेश्चन आ जाए तो बवाल क्वेश्चन है, ना तो हम बुक में देखें ना तो कहीं देखें, कहीं अरेंजमेंट पूछे तो ये समझ में आया कि इससे आया है। तो ये बोला है कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। लेकिन करंट सेंसिटिव बोले ना तो ये बोला आएगा तो अच्छा लगेगा। हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए। अरे बोलो यार। तो थ्योरेटिकल था, बस एक बार खाली भूख दिया गया है कि हाँ चलो ठीक है एक बार जान लो। समझ आ रहा है कि नहीं? पहला लेक्चर है, थोड़ा सा वैसा बोल रहा है, ठीक है। इसको पढ़ाता है तारीख बोर हो जाता है लेकिन